मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, कॉन्शियसनेस कोच। तो जो काम आप पकड़ रहे हो उसके अंदर भी आप एक सेंस ऑफ प्योरिफिकेशन लेकर आते हो। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज स्मृति। तो ये क्यों नहीं हमारे साथ अंत तक रहती? हमारा शेप बच्चे से लेकर के कॉन्स्टेंटली बदल रहा है। प्राण जैसे ही निकल गए बाहर, हम उसे शव कहना शुरू कर देते। ये कैसे हमको हेल्प करेगा सोल पर्पस को जानने में? तो भगवान कृष्ण बड़ा क्लियरली बताते हैं। तो वो सोल ग्रुप तो पृथ्वी पे भी हो सकता है अभी। तो हमारा जो पोटेंशियल भी है, हमारी जो मेमोरीज भी हैं, वो भी वास्ट है। फीलिंग ऑफ अनफुलफिलमेंट है। हाउ डज इट हेल्प? प्याज की अगर आप ऊपर की लेयर्स को नहीं उतारेंगे, आप नीचे की लेयर्स को एक्सेस नहीं कर सकते। हमारे पॉडकास्ट का टाइटल है लाइफ बिटवीन लाइव्स। जैसे हमारे पहले 7 से 10 साल कैसे रहे, स्पेशली 7 years। Hello everyone and hello India and my dear friends. This is Smriti, your host from the EST show. आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होने वाला है। हमारे जो गेस्ट यहाँ पर हैं वो एक कॉन्शियसनेस कोच हैं। आज ये टॉपिक जो हमने सेलेक्ट किया है जाकर के, वो बियॉन्ड हमारे लिमिट्स के है, जो हमने भी नहीं सोचा था कि हम करेंगे। लेकिन जब हम इन ऐसी प्रॉब्लम से जूझते हैं जो एक रेपिटेटिव मैनर में जा रही हैं और बार बार हो रही हैं और कहीं ना कहीं पे सक्सेस में हिंड्रेंस हो रही है, तो हमें ऐसा लगता है कि सॉल्यूशंस भी कहीं ना कहीं हमें आउट ऑफ द बॉक्स जा करके सोचने चाहिए। तो इसी विजन को दिमाग में रखते हुए आज जो हमारे गेस्ट हैं वो एक कॉन्शियसनेस कोच है एंड ही हैज हेल्प्ड थाउजेंड्स अक्रॉस टू शेप देयर लाइफ ब्यूटिफुली एंड अंडरस्टैंड इट टोटली डिफरेंटली, एक अलग पर्सपेक्टिव से जो शायद उन्होंने कभी समझा भी नहीं हो। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रूट लेवल से जड़ को ठीक करने की, जो आपकी पूरी लाइफ को बदल देता है। हैविंग सेड दैट, हितेश वशिष्ठ सर, वेलकम ऑन दिस शो। थैंक यू स्मृति जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले तो मैं शुरू भी करूँ, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, कॉन्शियसनेस कोच मतलब ये वर्ड ही अपने आप में इतना ज़्यादा अपलिफ्टिंग है, तो ये थॉट आपके दिमाग में कैसे आया? मतलब आई हैव हर्ड अबाउट लाइफ कोचेस, लाइफ स्किल कोचेस के बारे में सुना है, लीडर्स के बारे में सुना है, कॉन्शियसनेस कोच, इट्स अ ब्यूटिफुल वर्ड। ये कैसे आया? सो वेल, बेसिकली हमारी जैसे एक नॉर्मल एकेडमिक एजुकेशन होती है ना, पर जब आप एक कोचिंग फील्ड में, थेरेपी वर्ल्ड में उतरते हैं, इट हैज़ इट्स ओन एजुकेशन। Right. So you have to go through that own, ups and downs, and you have to sit with it, you have to learn, and you have to go through, you have to work on your own self. और धीरे धीरे जब आप अपने पे काम करते जाते हो, आपका अंदर प्योरिफिकेशन होता है, तो जो काम आप पकड़ रहे हो उसके अंदर भी आप एक सेंस ऑफ प्योरिफिकेशन लेकर आते हो। So having done that, तो जब सर्टिफिकेशन की बारी आती है, this word cropped up inside me. That because we all are pure consciousness, है ना? हमें लगता है कि मैं ये हूँ, मेरा नाम हितेश है, या मेरा मतलब कि टाइटल कॉन्शियसनेस कोच है, बट एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर वन, वी ऑल आर सेम प्योर कॉन्शियसनेस। जैसे एक सोने का जो आइडेंटिटी, जो सोने का हार है, उसकी आइडेंटिटी क्या है? गोल्ड। राइट। एक रिंग है, उसकी भी आइडेंटिटी क्या है? गोल्ड। एक इयररिंग है, उसकी भी आइडेंटिटी क्या है? गोल्ड। अल्टीमेटली everything is gold, despite of whatever shape we offer them. Same way, whatever shape we've been offered, we've taken by our own choices. But at the end of the day, we are that consciousness. So connecting with that consciousness, I think that's what really I'm passionate about, because it will be great to be living in one's own higher potential. And I think अगर हम अपनी रियल कॉन्शियसनेस को समझने की कोशिश करें, उसमें अपने आप को ट्यून करने की कोशिश करें, लाइफ कैन बी अ लॉट ईजियर। एंड आई थिंक दिस इज व्हाट इंस्पायर्ड मी टू पिक इट अप एज सर्टिफाइड कॉन्शियसनेस कोच। वेरी ब्यूटीफुल। क्योंकि मुझे इसके बारे में आप और बाद में ज़रूर बताइएगा कि ये इसके लिए कोई सर्टिफिकेशंस भी होते हैं, कुछ होते हैं, बट देन मैं ये आपसे जानना चाहूँगी, आपने अपनी बहुत ब्यूटीफुल चीज़ की कि जिस चीज़ पे काम किया उसको आइडेंटिफाई किया, इसलिए आपने कॉन्शियसनेस कोच रखा। लेकिन हमारी ये जो पॉडकास्ट का टाइटल है लाइफ बिटवीन लाइव्स, एक तो इसको समझना है, प्लस दूसरा ये हम अपने को आइडेंटिफाई करते हैं। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज स्मृति, या फिर आपका एक नाम है हितेश, तो हम करियर गोल्स रख सकते हैं, हम लाइफ गोल्स रख सकते हैं। सोल पर्पस, ये हम कैसे जाने? मतलब क्या सोल पर्पस जैसी कोई चीज़ होती भी है
बिकॉज ऑल माई लाइफ आई आइडेंटिफाइड कि मैं ये हूँ या मुझे ये करना है। अभी तक तो हम ये सोच रहे थे कि ये करना है, लेकिन अब तो आप बात करें सोल पर्पस की, क्या सोल पर्पस है, क्या होता भी है? जी, तो देखिए, अगर इसको हमें एक मोटे एस्पेक्ट में समझना हो, देन वी कैन गेट इनटू द डीपर एस्पेक्ट्स ऑफ इट। अगर मोटे एस्पेक्ट पे मेरे को इस चीज़ को समझना हो, तो जैसे आपने कहा कि हम एक आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करते हैं, है ना? वी आर आइडेंटिफाइड एज अ सन, एज अ फादर, एज अ ब्रदर, एज अ फ्रेंड, एज अ कॉलीग, सो मेनी आइडेंटिफिकेशंस वी ऑफर टू आवरसेल्व्स। पर अगर ये हमारी रियल आइडेंटिफिकेशन है, तो ये क्यों नहीं हमारे साथ अंत तक रहती? फॉर एग्जाम्पल, अगर यू आर XYZ पर्सन इन योर कंपनी, लाइक यू आर एन AVP, बट व्हाइल यू डाई, would people say an AVP has died or this person has died? वो बोलेंगे this person has died, और जहां तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मृत्यु होने के बाद आप तुरंत ही शरीर और बॉडी, मेरे ख्याल से हम नाम लेना भी पसंद नहीं करते। नाम लेना भी, हम कहते हैं शव पड़ा है, Right. हम उसको बॉडी कहते हैं, इसमें से प्राण जैसे ही निकल गए बाहर, हम उसे शव कहना शुरू कर देते हैं। तो क्या है, अगर ये मेरी आइडेंटिटी है, मेरा करियर, मेरे रिश्ते, अगर ये मेरी आइडेंटिटी है, तो ये मरने के बाद भी मेरे साथ चलने चाहिए थे। जैसे मेरा ये नाम है, तो यानी कि ये नाम मेरा मरने के बाद भी क्या ये मेरा नाम रहेगा? वो तो जब मैं मर गया तभी छोड़ दिया। तो अगर ये मेरी आइडेंटिटी से छूट रहा है, तो कैसे ये मेरी आइडेंटिटी हो सकता है? मेरी आइडेंटिटी ये नहीं है, मेरी आइडेंटिटी कुछ और है। मेरी आइडेंटिटी क्या है? विच इज कॉन्स्टेंट while living also and outside of this life also, which is constant. And what is that constant? Your soul, your pure consciousness is that constant, which will never fade. हम शरीर, जैसे हम कहते हैं ना, भगवान कृष्ण ने हमें गीता में बताया है that आत्मा जैसे कपड़े पहनती है, आत्मा शरीर पहनती है। आज मैंने ये सुबह कपड़े पहने, शाम तक ये गंदे हो जाएंगे, मुझे उतारने ही पड़ेंगे। सेम वे, जब हमारा शरीर धीरे धीरे बढ़ रहा है, एक वृद्धावस्था की तरफ जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। जैसे हम पैदा हुए थे, आज हम वैसे नहीं है। सो धीरे धीरे एक समय आएगा कि ये शरीर उस आत्मा को संभाल नहीं पाएगा। तो क्या होगा? शरीर फिर, आत्मा फिर उस शरीर रूपी कपड़े को उतारेगी, बट आत्मा विल स्टे फॉर एवर। द प्योर कॉन्शियसनेस विल स्टे फॉर एवर। दैट्स अ ब्यूटिफुल नरेशन। जैसे आपने बताया जाकर के सुबह से शाम में हमें कपड़े चेंज करने हैं, और एक आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि हमारा शेप बच्चे से लेकर के कॉन्स्टेंटली बदल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये बोलने से हमको ये एक्सेप्ट करना आसान होना चाहिए कि यस, चेंजेस देयर, चेंजेस द ओनली इनएविटेबल। तो चेंज तो हो रहा है, मेरे ख्याल से बहुत कुछ शायद दूसरे रेल में चेंज हो रहा होगा जो हमें दिखता नहीं है। जैसे हम रात को नहीं देख सकते, लेकिन डॉग्स देख सकते हैं। सो देयर आर मेनी थिंग्स बियॉन्ड आवर स्कोप जो हम समझते नहीं है। तो सर, ये जो आपने बोला कि कॉन्शियसनेस, सोल, आत्मा, इसका पर्पस, लेकिन जब हम अपनी लाइफ ही नहीं समझ पा रहे, तो हम सोल का पर्पस कैसे समझें? बिकॉज वी आर बिजी विद लाइफ इन सो मेनी अदर वेज। हम अपनी लाइफ में अलग अलग रोल्स को कंप्लीट करने के लिए लगे रहते हैं। जैसे हमारा सोसाइटी भी ऐसे ही रन करता है। जैसे बच्चा हो गया, पहले होता है कि बच्चा हो जाए, जैसे बच्चा हो गया फिर उसका एजुकेशन का हमें कि कौन से बेस्ट स्कूल में उसको सीट मिलनी चाहिए। अब सीट भी मिल गई, फिर मेरा बच्चा फर्स्ट पोजीशन पे आना चाहिए, उसको एकेडमिक्स में भी स्ट्रांग होना चाहिए, उसको एक्स्ट्रा करिकुलर में भी स्ट्रांग होना चाहिए। फिर धीरे धीरे मेरे बच्चे को कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना है, उसका क्लैरिटी होना चाहिए कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। वही बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, फिर क्या होगा? इसकी शादी हो जाए, इसका जॉब लग जाए, इसका भी अपना घर सेट हो जाए। सो लाइफ हमें ये सारी ऑफरिंग्स देती हैं। पर अगर हम सारा समय, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये सारी ऑफरिंग्स में बिजी ना रहें, ये आपको रोल्स मिले हैं, आपका धर्म है इन रोल्स को निभाना। दैट्स हाउ यू विल हैव दैट ह्यूमन एक्सपीरियंस। पर अगर आप सारा समय इसी में ही लगे रहेंगे, तो आप अपने रियल पोटेंशियल को नहीं जान पाएंगे। फिर क्या होगा? लाइफ की जो सिचुएशंस हैं जब आएंगी, हमें हिट करेंगी, फिर हम डिप्रेसिव हो जाएंगे। फिर हमें लगेगा अरे मैंने तो इतनी मेहनत करी, मेरे को तब भी सक्सेस नहीं मिलता। फिर हम कहेंगे कि अरे मैंने इस व्यक्ति को तो इतना सारा प्यार दिया, पर ये आज मुझे बिट्रे करके जा रहा है। तो ये सिचुएशंस चलती रहेंगी। ये सारे चैलेंजेस आपको कुछ ना कुछ खुद के बारे में बताना चाहते हैं, आपको अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में बताना चाहते हैं, वहाँ जोड़ना चाहते हैं। मोस्टली हम अपनी लाइफ एक्सटर्नली जीते हैं, बाहिर मुखी,
बाहिर्मुखी मतलब कि आज मेरे पास अगर बहुत सारा पैसा है, आज मेरे रिश्ते अच्छे हैं, आज मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, तो यानी कि मैं खुश हूँ। पर आप खुद जानिए, अगर पैसा रखने वाला हमेशा बहुत खुश होता, या पैसा रखने वाला जिसके पास सब कुछ होता उसके पास जीवन की सुख सुविधा होती, ऐसा नहीं है। आजकल हम देखते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है उनको भी डायबिटीज है, उनको भी हाइपरटेंशन है। राइट। तो ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था। अगर पैसा या हमारे रिश्ते वो सब काम करते तो हम फिर खुश रहते। पर अंतर्मुखी क्या होता है कि जब हम अपने आप को जानते हैं तो इन सब एस्पेक्ट्स में हम अपना बेस्ट दे पाते हैं और अच्छे से दे पाते हैं। इट्स नॉट लाइक व्हेन आई गेट money I will be happy. No, I will be happy first and then whatever I create I'll be happy with that too. अमेजिंग। तो सर ये जो हमारे पॉडकास्ट का टाइटल है लाइफ बिटवीन लाइव्स, ये कैसे हमको हेल्प करेगा सोल पर्पस को जानने में? पहले तो आप यही बताइए कि लाइफ बिटवीन लाइव्स ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। पहली बात तो ये एक्सेप्ट करना मुश्किल है कि लाइफ के बियॉन्ड लाइफ है, फिर आप दो लाइफ्स के बीच में भी लाइफ की बात करें। व्हाट इज दिस? कैन यू एक्सप्लेन दिस लाइफ बिटवीन लाइव्स? यस यस। सो देखिए, लाइफ बिटवीन लाइफ ये बहुत सारा, अगर मैं अपनी ईस्टर्न फिलॉसफी की, वेस्टर्न फिलॉसफी की बात करूं, ये सब जगह इसकी बात की गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने हिंदू स्क्रिप्चर्स में गीता को ही उठाएं जो भगवान कृष्ण की वाणी है, तो भगवान कृष्ण बड़ा क्लियरली बताते हैं कि जो आपके जो डाइंग थॉट्स होते हैं, जो आपके एंड के थॉट्स होते हैं, वो आपका नेक्स्ट लाइफ क्रिएट कर देते हैं। एक बर्थ से दूसरे बर्थ में होता है। और अगर हम तिब्बतन सिविलाइजेशंस की बात करें, वहाँ पे भी बार्डो वर्ल्ड्स की बात होती है। बार्डो वर्ल्ड्स क्या होते हैं? जो आफ्टर लाइफ वर्ल्ड्स होते हैं, है ना। हम छोटे होते जब बहुत अच्छे अच्छे पुराणों के या माइथोलॉजिकल सीरियल्स देखते थे, हम वहाँ पे स्वर्ग नर्क की बात करते थे। तो ये सब क्या है? ये आफ्टर लाइफ वर्ल्ड्स हैं। एंड इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन में भी हो चुकी है। जैसे एक बहुत अच्छे डॉक्टर है, डॉक्टर माइकल न्यूटन, ही इज अ लाइफ बिटवीन लाइफ थेरेपिस्ट। तो उनके बारे में बताने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि लाइफ बिटवीन लाइफ होता क्या है। लाइफ बिटवीन लाइफ एक ऐसी स्टेट होती है जो इंटर लाइफ होती है, यानी कि दो लाइफ्स के बीच में आप कहाँ होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाली लाइफ, अब जब हम ये शरीर छोड़ेंगे, नेक्स्ट बॉडी लेने से पहले उसके बीच में आप कहाँ हैं, दैट इज लाइफ बिटवीन लाइव्स। यानी कि एक और जीवन है जिसको आप जीते हैं। और वो जीवन क्या है? नॉट जस्ट इन द शेप ऑफ अ फिजिकल बॉडी, क्योंकि फिजिकल बॉडी तो हम जो भौतिक जीवन है उसमें लेते हैं, भौतिक शरीर, पर वो एनर्जी प्लेन पे आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च डॉक्टर माइकल न्यूटन के द्वारा दिया गया है। सो ही इज बीन अ थेरेपिस्ट जिन्होंने अपना रफली मोर देन 4 decades ऑफ अपनी लाइफ को इस पूरा वर्क में लगाया है, वेर इन ही अंडरस्टैंड्स कि बच्चे, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो क्या करते हैं और ये कैसे होता है। थेरेपी, रिग्रेशन थेरेपी होती है हमारी। जैसे हम किसी व्यक्ति को रिग्रेस करते हैं, आपने जैसे सुना होगा पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में, हम लोगों को रिग्रेस करते हैं और उनकी एक सिग्निफिकेंट पास्ट लाइफ में लेकर जाते हैं। सेम वे लाइफ बिटवीन लाइफ क्या होता है? जब आप अपना शरीर छोड़ते हैं, शरीर छोड़ने के बाद आप किस अवस्था में होते हैं, कहाँ होते हैं, उस चीज़ को जब हम एक्सप्लोर करते हैं उसको हम लाइफ बिटवीन लाइफ कहते हैं। यानी कि इस अवस्था में जो उन्होंने, मेरे ख्याल से लाखों के करीब उन्होंने केस स्टडीज़ करी हैं डॉक्टर माइकल न्यूटन ने, जो अवेलेबल हैं उनकी बुक्स में। डेस्टिनी ऑफ सोल्स है, जैसे बहुत उनकी फेमस बुक है जिसके अंदर वो बहुत सारे लोगों का केस स्टडी बताते हैं कि उन्होंने ऐसा पर्टिकुलर जीवन क्यों चुना। तो ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को वो ओपन करते हैं। तो लाइफ बिटवीन लाइव्स में क्या होता है? जैसे आप अपने गाइड से कनेक्ट करते हैं। गाइड यानी कि जैसे इस वर्ल्डली टर्म्स में हमें एक एकेडमिक टीचर मिलता है, एक मेंटोर मिलता है, सेम वे एक एनर्जी प्लेन में भी हमारा गाइड होते हैं। वो गाइड अभी भी हमारे साथ होते हैं, हम सबके साथ होते हैं। इट्स जस्ट दैट कि हम अपनी कॉन्शियसनेस में इतना इवॉल्व नहीं हुए हैं तो हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते। या कभी कभी हमारे अंदर एक छोटी वॉइस बोलती है और हमें ठीक करने को कहती है, एक अच्छा डिसर्नमेंट क्रिएट करने को कहती है। वो वॉइस भी आपके गाइड की हो सकती है। तो गाइड आपको जैसे आपकी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए और जो जीना है
उसको भी प्लान करने में हेल्प करते हैं। जैसे आपके स्पिरिट गाइड्स हो गए, फिर आपके सोल ग्रुप्स होते हैं, सोल ट्राइब्स होती हैं, जिनको आप लाइफ बिटवीन लाइफ स्टेज में उनको आप मिलते हैं। जैसे हमारा धरती पर फैमिलीज होती हैं, वैसे ही हमारी सोल फैमिलीज भी होती हैं। सर एक क्वेश्चन है मुझे यहाँ पे, जैसे आपने बोला सोल ग्रुप, तो वो सोल ग्रुप तो पृथ्वी पे भी हो सकता है अभी? आई मीन आप ये बोल रहे हैं कि अगर लाइफ आफ्टर लाइफ में सोल ग्रुप है तो मतलब उसमें से कोई भी अभी अर्थ प्लेन पे प्रेजेंट नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ओके देखिए, सोल अगर आप सिर्फ बॉडीली वाइज सोचेंगे तो हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। एनर्जी वाइज सोचेंगे तो सोल वहां भी रह सकती है, यहाँ भी रह सकती है। ओह, है ना। जैसे हम यहाँ पे धरती पर मैंने ये शरीर लिया है, मेरे सोल का एक स्पेक, एक फ्रेगमेंट इस शरीर को जी रहा है, बाकी उसका फ्रेगमेंट कहीं और किसी डायमेंशन में, किसी और पैरेलल रियलिटी में कहीं और जी सकता है। उसका बहुत सारा डायमेंशन का हिस्सा वो वहीं पे ही ऊपर पड़ा हो सकता है। तो क्या है, हम सबका एक मेमोरी बैंक होता है, हम सबका। वो लाइफ टाइम्स में नीचे भी आते हैं और एक्सेस इंफॉर्मेशन ऊपर भी रहता है। तो ये सबके साथ होता है, आपके साथ भी है, मेरे साथ भी है, कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को यहाँ जीने के लिए आते हैं, एक बॉडी लेते हैं। एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो अवेलेबल देयर, बिकॉज हमारा जो बिगर मेमोरी बैंक है, जो बिगर, इसको हम आकाश तत्व कहते हैं। आकाश, आकाश जैसे वास्ट है, तो हमारा जो पोटेंशियल भी है, हमारी जो मेमोरीज भी हैं, वो भी वास्ट हैं। वो सारी मेमोरीज उनको आकाश तत्व में हम रखते हैं। तो जब आप उसमें से इंफॉर्मेशन को ग्रैब करते हैं, हम कहते हैं कि हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को पढ़ रहे हैं। जैसे आपने ये वर्ड सुना होगा, आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो ऐसे ही जो आपकी फैमिलीज हैं, जो आपकी सोल ग्रुप्स होते हैं, उनमें से कई लोग नीचे आ सकते हैं। जो आए हैं उनका भी इंफॉर्मेशन ऊपर पड़ा हुआ है, और जरूरी नहीं है कि सारे के सारे नीचे आए। उनमें से कुछ लोग आ सकते हैं, कुछ लोग नहीं आ सकते। और जरूरी नहीं है कि ब्लड रिलेशन ही आपकी वहां पे सोल ग्रुप है। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है। शायद इस लाइफ टाइम में आप एक ऐसे व्यक्ति को मिले हैं जिसने आपको कुछ ऐसा सिखा दिया कि आपके जीवन की दिशा बदल गई। शायद आप उसको किसी, मतलब कि बस में जाते हुए मिले, बस उसने आपको कुछ ऐसा सिखा दिया जिससे आपके जीवन की डायरेक्शन बदल गई। हो सकता है वो व्यक्ति आपके सोल ग्रुप का मेंबर हो। वो इसलिए आपको, वो भी अपना जीवन जी रहा है, पर आपको एक समय में आके आपके पास क्रॉस किए, ताकि उसको जो आपको देना है वो दे दे। और आपने ये डिसाइड किया है दोनों ने वहां पे कि हम ऐसे मिलेंगे और तुम मुझे इस चीज को बताओगे। अच्छा। और बताने के बाद क्या होगा, या मैं उसको फॉलो कर सकता हूँ, या मैं उसको रिजेक्ट करके अपनी लाइफ जैसे जी रहा हूँ वैसे जी सकता हूँ। फ्री विल। तो फ्री विल, ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हमारे। ये कॉन्ट्रैक्ट्स भी हम कहाँ क्रिएट करते हैं? वहां पे अपने आफ्टर लाइफ स्टेट में, जिसको हम लाइफ बिटवीन लाइफ स्टेट्स कहते हैं, वहां पे क्रिएट करते हैं। तो सर ये लाइफ बिटवीन लाइफ्स में ये हमें कैसे हेल्प करेंगे हमारा सोल पर्पस आइडेंटिफाई करने में? या कोई चीज़ एक मिसिंग है, या कोई भी ट्रॉमा है, बीमारी है, या फिर एक फीलिंग ऑफ अनफुलफिलमेंट है, हाउ डज इट हेल्प? मतलब आप कैसे, अगर आपके पास कोई परेशानी लेके आ रहा है तो आप उसको कैसे डील करेंगे, उसका सोल पर्पस बताने में, उसको हेल्प करने में? जी। एंड हाउ बैक डज इट गो? मतलब हम कितनी लाइफ ऐसे देख सकते हैं? जी, तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी के पास कोई इशू है, लेट्स से दे हैव एन इशू विद देयर पार्टनर, लेट्स से, है ना, उनका अपने पार्टनर के साथ बनता नहीं है, तो हम इमीडिएटली लाइफ बिटवीन लाइफ की बात नहीं कर सकते। वी कैन नॉट टॉक। जैसे प्याज की लेयर्स होती हैं, प्याज की अगर आप ऊपर की लेयर्स को नहीं उतारेंगे, आप नीचे की लेयर्स को एक्सेस नहीं कर सकते। सेम वे ह्यूमन कॉन्शियसनेस की भी लेयर्स हैं, है ना। आपको लेयर बाय लेयर उनको पील करते हुए अंदर जाना पड़ता है। तो जैसे आज हम हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें ये इशू आ रहा है अपने पार्टनर के साथ, इसका रूट कॉज 5 सिचुएशंस में हो सकता है। 5 सिचुएशंस में हमें इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। सबसे पहला हमारा एक्सप्लोरेशन होता है हमारी चाइल्डहुड। जैसे हमारे पहले 7 से 10 साल कैसे रहे, स्पेशली 7 ईयर्स, फर्स्ट 7 ईयर्स का साइकिल कैसा रहा, मम्मी से कितना प्यार मिला, पापा ने कितना प्यार किया, कैसे वर्ड्स बोले सब ने, कितना बुली किया, क्या मम्मी पापा दोनों प्रेजेंट थे, है ना, कितनी कंडीशंस थी मेरे ऊपर, प्यार मुझे कंडीशनली मिला या अनकंडीशनली मिला। इस सारी चीज़ का प्रभाव हमारे बचपन पे पड़ता है, और जैसा बचपन होता है वो हमारा फाउंडेशन बन जाता है हमारी एडल्टहुड के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे को
बचपन में एक्सपीरियंस हुआ हो कि मेरे पापा इमोशनली प्रेजेंट नहीं है मेरे लिए, तो इट इज़ क्वाइट लाइकली जब वो बड़ा होगा वो बाकी सब मैन से अपना इशू प्रॉब्लम रहेगा उसको, क्योंकि फर्स्ट मैन जो उसकी लाइफ में था उसके साथ उसका इमोशनल कनेक्शन नहीं हुआ। तो क्या होगा, बड़े होकर एडल्ट होकर उसको हो सकता है बाकी जो मेन है उनसे वो रिजेक्शन कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस हो। दूसरा स्टेज जो हमारा होता है जिसको हम कहते हैं मदर्स वूम, कि जब आप माँ के पेट में होते हैं, जैसे गर्भ संस्कार की हम सब बात करते हैं, प्रहलाद की कहानी हम सब ने सुनी है कि उन्होंने माँ के गर्भ के अंदर ही ओम नमो भगवते वासुदेवा का मतलब जो दीक्षा थी वो ले ली थी, नारद जी से डायरेक्ट ले ली थी। तो क्या है, जब हम माँ के पेट में होते हैं तो माँ की क्या अवस्था होती है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, क्या वो बच्चा करना चाहती थी, क्या नहीं करना चाहती थी, वॉज इट अ कंसेंसस, और प्रेगनेंसी कंसीव कैसे हुई, क्योंकि मैरिजेस में भी रेप्स होते हैं, है ना। तो इस सारी चीज का प्रभाव बच्चे पर डलता है। माँ क्या सोचती है खाना बनाते हुए, अगर टेंस्ड है, हाय लड़का हो जाए और अंदर लड़की बैठी है, तो क्या होगा, ये लड़की जो अंदर बैठी है वो सारा कोशिश करेगी कि मैं तो लड़के जितना बराबर बन के दिखाऊंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियां कम है लड़के कम है, पर दोनों का अपना अपना एक ब्यूटी है, आपको किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। जब आप दोनों एक दूसरे जैसे नहीं है, आज मैं किसी जैसे नहीं हूं तो मेरे से किसी का कोई कंपैरिजन, इट्स अ फ्यूटाइल वर्क, राइट। सो सेम वे अपने माँ के गर्भ में ऐसे संस्कार बनाते हैं तो हमारा जीवन भी वैसा ही दृष्टिकोण दिखाता है। तो ये दूसरा होता है। तीसरा होता है हमारे मम्मी पापा कैसे जिए और हमारे पूर्वज कैसे जिए, क्योंकि बाय वे ऑफ डीएनए हम उन सारी चीज़ों को, उस इंफॉर्मेशन को पिक करके अपने लाइफ में लेकर आते हैं। आपने जैसे देखा होगा आजकल मेडिकल हिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा हम लेते हैं कि आपका एंसेस्ट्रल हिस्ट्री कैसा है ना, आपका डायबिटीज़ हेरिडिटरी तो नहीं है ना, ये जैसे ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जा रहा है। पर हम अपनी एनर्जी साइंस में ये कहते हैं कि नॉट जस्ट इलनेसेस, इट इज मच मोर देन दैट। हम इसको एपीजीन्स कहते हैं। एपीजीन्स यानी कि कहते हैं कि नैन नक्श नहीं, उनकी लाइफ की फिलॉसफी, उनका बिलीफ सिस्टम, उनके अप्स, उनके डाउन्स, उनका मेंटल स्टेट, उनका जो लाइफ रेपिटेशन होता है, जैसे हम कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये सारा हम जब कोई ऊपर एंसेस्टर हमारा ट्रबल्ड रहता है तो इट इज क्वाइट लाइकली नीचे का बच्चा उस चीज को पिक करता है और उस चीज को ही रिपीट करता है, चाहे आप अपने एंसेस्टर से मिले हैं नहीं मिले हैं, क्योंकि डीएनए का इंप्रेशन जो आपके साथ चल रहा है, आपके सारे एंसेस्टर्स की स्टोरी आपके डीएनए में है। तो जब वो आपके साथ चलती है तो रूट कॉजेज वहां पे मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर रेपिटेटिव पैटर्न्स हैं किसी की फैमिली में, कंटिन्यूअस अबॉर्शंस और मिसकैरेजेस हो रहे हैं, बच्चे सरवाइव नहीं करते हैं, तो इट इज क्वाइट लाइकली कि ऊपर के किसी एंसेस्टर के साथ भी ऐसा हुआ हो। और ये भी हो सकता है कि किसी के फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई बेबी हुआ जिसको मार दिया गया, उसका प्रभाव क्या है नीचे की जनरेशंस पे करती है। क्योंकि आप सोचो किसी एंसेस्टर का, किसी ग्रेट ग्रैंड मदर का बेबी का डेथ हो गया तो उसका पूरी फैमिली के अगेंस्ट कैसा वो होगा जी, सोचना कैसा होगा, और स्पेशली जिसने किया उसके लिए तो बहुत ज्यादा वो होगा जी, है ना। तो ऐसी चीजें जो एनिमोसिटी होती है, ये हमारी पेन होती है, ये सफरिंग होती है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी फिर नीचे चलती है। तो ये तीसरा ये है। चौथा होता है हमारे पास्ट लाइफ्स। देयर आर सर्टेन अनफिनिश्ड बिजनेसेस दैट वी कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम डिफरेंट लाइफ टाइम्स, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को इस लाइफ टाइम में पानी का डर है, तो इट इज क्वाइट लाइकली कि किसी लाइफ टाइम में उनकी डूब के मृत्यु हुई है, इसीलिए वो आप फियर और फोबिया इस लाइफ टाइम में लेकर आए हैं। और अगर जैसे किसी के पार्टनर की मैंने बात करी कि अगर पार्टनर आपके साथ अच्छा नहीं है, इट इज क्वाइट लाइकली कि उस लाइफ टाइम में आपने उसको ऐसे ट्रीट किया, अब वो आपको ट्रीट कर रहा है ना। तो ये फोर्थ डायमेंशन होती है। सबसे लास्ट डायमेंशन होती है लाइफ बिटवीन लाइफ्स, क्योंकि इट इज लाइक बिग डैडी ऑफ ऑल द एक्सप्लोरेशन। ये सारी एक्सप्लोरेशन का सबसे बड़ा PhD वर्क कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम आपका इटर्निटी को एक्सप्लोर करते हैं। आप अपने आप को ये समझ पाते हैं कि मैं वो नहीं हूँ कि मैं जो लाइफ जी रहा हूँ, मैं वो हूँ कि ये लाइफ मैं पीढ़ी दर मतलब कि हर लाइफ टाइम को एक्सपीरियंस करते हुए मैं चल रहा हूँ, बट आई एम इटर्नल। आप अपने सोल की जर्नी को समझ पाते हैं कि मैंने कैसे कैसे लेसन, जैसे पास्ट लाइफ में आप एक लेसन को समझ पाते हैं एक लाइफ टाइम से जुड़े हुए, पर लाइफ बिटवीन लाइफ में आप बहुत सारे लाइफ टाइम्स को समझ पाते हैं
और उसको ट्रैक कर करके आप समझ पाते हैं कि हाँ मेरी सोल की जर्नी कैसे चल रही है और मेरे सोल के ग्रुप के मेंबर्स कौन है जो हर लाइफ टाइम में मुझे मिलते रहे हैं, है ना। ये चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको ये भी पता चल सकता है कि ग्रुप के मेंबर्स कौन है एंड राइट नाउ दे आर विद अस। यस, देखिए ये हश हश वर्क नहीं है। मैं कहूँ कि आज आप कहो कि चलो जी किसी का हो जाए, नहीं, ये भी एक साधना है। आपको धीरे धीरे, जैसे मैंने ये लेयर्स बताई, अगर आप अपनी पहली लेयर्स को साफ नहीं करेंगे आप इस लेयर को एक्सेस नहीं कर सकते, है ना। सबकॉन्शियस आपका एक इलास्टिक की तरह है। मैंने आज उसको खींचा नहीं है और मैं सोचूं कि आज वो इतना बड़ा हो जाए कि इस कमरे को पूरा सारा अपने अंदर इनगल्फ कर ले, नहीं हो सकता। तो सबकॉन्शियस को धीरे धीरे स्ट्रेच किया जाता है और वो तभी होगा जब आप धीरे धीरे अपने पैटर्न्स पे, अपने करंट लाइफ से काम करते हुए धीरे धीरे एक्सेस करते हैं। और कभी कभी हमने देखा है कईयों को इन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उनका बहुत सारा कंसर्न उनके चाइल्डहुड से ही ठीक हो जाता है ना। इट्स लाइक अ मेडिसिन, जिस मेडिसिन की आपको ज़रूरत नहीं है हम आपको क्यों देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो वहाँ काम करिए जहाँ आपको काम करना ज़रूरी होता है और थेरेपिस्ट आपको इन चीज़ों में हेल्प करते हैं, आपको रूट कॉज को एक्सेस करने में हेल्प करते हैं, आपको हेल्प करते हैं कि इसका कंसर्न कहाँ से आ सकता है। जैसे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दी जी। तो इन चीज़ों को जब आप समझते हैं, तो हम बिल्कुल ही 5th डायमेंशन की बात कर रहे थे यहाँ पे, लाइफ बिटवीन लाइफ्स की। तो जैसे आपने बोला कि कुछ केसेस पहले ही स्टेज पे जाकर के रिजॉल्व हो जाएंगे, तो क्या वो ये बोल रहे हैं कि हमें अपना सोल पर्पस नहीं जानना चाहिए? क्योंकि मेरे ख्याल से वो शायद बहुत हेल्प करे हर एक इंसान की एक अल्टीमेट पिक्चर क्लियर करने। मैं अगर इसको उल्टा देखूं कि कहीं ना कहीं अगर किसी को आपका सोल का पर्पस पता चल जाए कि मुझे ये किसी के लिए काम करना है, तो कहीं ना कहीं जो पीछे के बहुत सारे इश्यूज हैं कहीं वो बहुत छोटे पड़ जाएंगे और आप उनसे एक डिफरेंट लेवल पे डील करने लग जाओगे। क्या ये उल्टा भी चलता है? उल्टा भी चलता है और सबका जरूरत नहीं होता सोल पर्पस जानने का, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्लास 3 में बच्चा है, उसको कोई मैटर ही नहीं करता कि जो 10th क्लास का मैथमेटिक्स का सिलेबस है, लीनियर प्रोग्रामिंग का, उसको करना है कि नहीं करना है, उसके लिए मैटर नहीं करेगा। उसको तो क्लास 3rd का जो सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, उसको वहाँ पे काम करना है। सो दैट्स व्हाट इट इज। कईयों के लिए ज़रूरी नहीं है। जैसे हम सबसे बात करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, आई वुड से only 60% of people would ask कि मेरा पर्पस क्या है। Rest of them they want to work more on the worldly terms। और ऐसा नहीं है कि वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने मटेरियल लाइफ को बाईपास करें। इसको हम स्पिरिचुअल बाईपासिंग कहते हैं। अगर आपने अपना सोल पर्पस जान लिया पर आपके अंदर अभी भी ट्रिगर्स हैं अपने फादर को लेके, अपने मदर को लेके, अपने पार्टनर को लेके, फिर उसको जानने का क्या फ़ायदा? वो तब तक काम ही नहीं करेगा आपके लिए। तो इसीलिए हाँ, ऑफ कोर्स अगर हम अपसाइड डाउन की बात करें और डाउन साइड अप बात करें, ये दोनों तरह से काम करता है, पर वो व्यक्ति के ऊपर आश्रित होता है। हम केस टू केस उसको जज कर सकते हैं। ऐसे नहीं कह सकता, मैं कोई रूल ऑफ थंब नहीं दे सकता कि ये सबके लिए ऐसे काम करेगा। हाँ, जिसके अंदर ये आवाज आ जाती है कि व्हाई एम आई हियर, हैव आई लिव्ड बिफोर, हु एम आई, तो ऑब्वियसली जब आप इन चीज़ों का आंसर पाते हैं तो सेंस ऑफ रिलैक्सेशन आपकी लाइफ में, मटेरियल लाइफ में, फिजिकल लाइफ में आता है। और वहीं अगर किसी व्यक्ति को काम करना है कि भैया मेरा करियर गोल्स ठीक नहीं है, मेरे को पार्टनर मैनिफेस्ट करना अपनी लाइफ में, अगर वो यहाँ पे काम करे तो उसको ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने पर्पस तक पहुँचने के लिए। स्टेप बाय स्टेप। तो बेसिकली मुझे ये समझ में आ रहा है कि लाइफ का आपका जो भी रोल मिला है जाके आपको उसको पूरा जीना ही है। पूरा जीने के बाद, क्योंकि शायद आपको वो लाइक यू राइटली सेड है ना, जब तक आपने सारे क्लासेस नहीं पास किए आपको उसका लॉजिक नहीं समझ में आएगा कि क्यों आपको यहाँ पे पढ़ना था और व्हाई डिड यू हैव टू लर्न थ्रू एवरीथिंग। जैसे मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ। देयर वाज दिस पर्सन, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हर जगह पे चल रहे हैं, इन अ सेंस कि वो मतलब कि स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं पर ही इज़ नॉट गेटिंग, मतलब कि उनको एक डोर नहीं मिल रहा है जहाँ पे वो जा पाए। सो उन्होंने एक पास्ट लाइफ को एक्सेस किया जहाँ पे वो एक सेज थे, wherein he's done lot of spiritual साधना, बहुत ज़्यादा साधना करी है। This lifetime he's chosen to ground that spiritual साधना। Okay. In the sense कि अगर आप spirituality को यहाँ समझोगे और उसको अपनी लाइफ में इंटीग्रेट नहीं करोगे तो वो स्पिरिचुअल साधना किसी काम की नहीं है। तो इस लाइफ टाइम में उन्होंने जो सीखा है,
जो ज्ञान अर्जित किया है उसको अब अपनी लाइफ में लगाना है, जो ग्राउंडेड लाइफ है उसमें लगाना है, तभी लेसन कंप्लीट होगा। ओके, है ना? तो दोनों चीजें, संसार निर्वाण इक्वल है। मैं सोचूं कि मेरे को सिर्फ निर्वाण चाहिए, मैं उसके लिए मेडिटेट करूं, उसका क्या फायदा अगर आपके बच्चे भूखे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो दोनों चीजें करनी जरूरी है, क्योंकि धर्म आपको कहता है ये दोनों चीजें जरूरी है ना। भगवान कृष्ण ने भी, जैसे अर्जुन ने जब छोड़ दिया कि मैं नहीं लड़ूंगा, ये these all are my loved ones, these are my cousins, how can I fight with them? He says, right now you are in the dharma of a warrior, and if you don't give best to your dharma of warrior, this will also slip from your heart, your hand. तो आपको अपने धर्म को बेस्ट देना ही होगा। यू नो, इट इज सेड धर्मो धारयति इति, यानी कि धर्म वही है जो धारण होता है। सूरज ने क्या धारण किया है? ग्रीष्म। चांद ने क्या धारण किया है? शीतलता। अगर वो ये चीजें बंद करना कर दें, फूल ने क्या धारण किया है? खुशबू। अगर वो ये चीजें बंद कर दें तो उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो इंसान की धारणा कर्म है, उनका मैंने क्या धारण किया है? मैंने पुरुषार्थ धारण किया है, मैंने एक अपनी यूनिकनेस, अपनी मेरी एक खुशबू है, आपकी अपनी एक खुशबू है जिसको आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, है ना। आज आप ये, मैंने आपकी जर्नी सुनी, आपने पहले हमें बताया, आपका जो इनर धर्म है आपको यहाँ तक ड्रॉ करके लेके आया है। अब जब आप ये करती हैं तो ऑब्वियसली देयर इज अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन कमिंग इन, और जब आप अपने धर्म का पालन करती हैं तो समाज का तो कल्याण हो ही रहा है, क्योंकि ये लोगों तक पहुंच रहा है। आपको भी कमेंट्स आते होंगे कि ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, करते जाओ। तो क्या है, व्हेन वी मीट आवर स्वधर्म, एवरी अदर धर्म फाइंड्स इट्स प्लेस। बहुत एप्ट, जैसे आपने अभी ये बोला, सम अप कर दिया, वो गीता का जो श्लोक से ही शुरुआत आती है कि कर्म करो एंड लीव द रिजल्ट्स, यू हैव टू कीप ऑन डूइंग योर वर्क एंड फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट्स एंड थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। यस। तो हितेश सर, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम लाइफ बिटवीन लाइफ्स की बात कर रहे हैं, अपने एंसेस्टर्स की भी बात की, और हमारे भारतवर्ष में श्राद्ध एक बहुत बड़ा पर्व होता है जिसको मनाया जाता है। तो इसको मैं कैसे रिलेट करूं, लाइफ बिटवीन लाइफ्स, द सोल पर्पस, और हमारे एंसेस्टर्स हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ रह गया है जिससे हम कुछ करके ठीक कर सकते हैं, और they can act as my guides or something that I have to do for them. ये कैसे इस चीज को मैं आइडेंटिफाई करूं थोड़ा थोड़ा करके, ताकि हम भी अपनी जर्नी में आगे बढ़ें, जल्दी आगे बढ़ें, मे बी एक एक्सेलरेशन मिले आपकी लाइफ। अगर हम एंसेस्ट्रल वर्क की, जैसे आपने श्राद्ध की बात करी, आजकल के समय में श्राद्ध सिर्फ हम जो पितृपक्ष आता है हम उसमें समझते हैं कि हम श्राद्ध करेंगे, क्योंकि हम पूरा समझते ही नहीं, पूरा समझते नहीं है, और हमें लगता है कि अगर जो डिपार्टेड वन है उनका जो फेवरेट खाना बना देंगे तो उनका श्राद्ध हो जाएगा, हम ऐसा सोचते हैं। पर इट इज मच मोर देन दैट। श्राद्ध जो ये शब्द है, इट हैज कम फ्रॉम श्रद्धा। श्रद्धा मीन्स हैविंग रेवरेंस एंड डिवोशन फॉर समथिंग, है ना। उस आपके एंसेस्टर्स को खाना नहीं चाहिए। हमें कहते हैं ना कि अगर मैं खाना बनाऊंगा तो ये खाना वहां तक पहुंच जाएगा, ये खाना नहीं पहुंचेगा, आपका हलवा पूरी नहीं पहुंचेगा। उसका जो एनर्जी है, जिस भाव से आपने उनको समर्पित किया है, वो एनर्जी प्रेम के रूप में उन तक पहुंचेगा। तो रिचुअल से थोड़ा सा ऊपर एनर्जी एस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो हम अपने एंसेस्टर्स को अच्छे से समझ पाएंगे, उनका जो ब्लेसिंग है हम तक आएगा ही आएगा। तो एंसेस्ट्रल वर्क में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि आप अपने एंसेस्टर से बहुत कुछ विरासत में लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी की दादी सिंगर थी तो क्वाइट लाइकली कि उनका पोता या पोती भी सिंगर है, पापा भी शायद सिंगर थे। हम देखते हैं ना, 4th जनरेशन 5th जनरेशन लीनेज चलती है। सेम वे नॉट सो गुड थिंग्स भी होती हैं। जैसे गुड थिंग्स होती हैं, टैलेंट्स भी होते हैं, नॉट सो गुड थिंग्स भी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी के एंसेस्टर्स पार्टीशन टाइम से स्ट्रगल करते हुए वहाँ सब कुछ छोड़ के, अपनी बसी बसाई जिंदगी को छोड़ के, हाथी घोड़ों को छोड़ के एक नई जीवन को सेटल करने के लिए कहीं आए, तो उनका जो सेपरेशन ट्रॉमा है अपने लैंड से, तो वो भी वो कैरी किए हैं। आप सोचिए किसी ने अपना लाइफ बहुत अच्छे से सेट किया हुआ है, इमीडिएटली ट्रबल मच जाए बाहर, उनको कहा जाए भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से, यू कैन नॉट कैरी एनीथिंग। और अपनी जान बचाने के लिए, अपने पार्टनर की, अपनी फैमिली मेंबर्स की जान बचाने के लिए यू लीव द वर्ल्ड एंड देन यू हैव टू स्टार्ट एवरीथिंग अलोन, राइट फ्रॉम द स्क्रैच। तो कितना बड़ा ट्रॉमा होगा उस चीज का। अब क्या होता है, जब ये लोग अपने बच्चों से बात करते हैं तो एनर्जी के माध्यम से वो ट्रॉमा बोलता है।
है ना। अपने बच्चों को गाइड करेंगे तो कहेंगे ज्यादा पैसा करके क्या करना है, ये तो छूट ही जाना है, क्योंकि उनका छूट चुका है तो बच्चों को भी वो वही ऑब्जॉर्व करा रहे हैं। फिर हम अपनी कहानियां, एंसेस्टर अपनी कहानियां सुनाते रहे, दादाजी अपनी कहानियां सुनाते रहे, हमारे साथ ये हुआ वो हुआ। ये सारी चीजें बिलीफ बन बन के जो इंडॉक्ट्रिनेटेड चीजें हैं, ये सारी चीजें ले ली नीचे की जनरेशन ने। अब नीचे की जनरेशन वैसे ही फिल्टर्स अपनी नीचे की जनरेशन को सुनाएगा। तो ये पेन क्या है, नीचे ट्रैवल करने लगा, सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन नीचे ट्रैवल करने लगी। और इससे क्या होता है, जो हमारा ऑर्डर ऑफ लव होता है जनरेशन्स के बीच में, वो धीरे धीरे कटने लगता है, कम होने लगता है। क्योंकि एक एंसेस्टर, अगर सोचो एक एंसेस्टर अगर अपने ट्रॉमा से गुजर रहा है तो कितना अवेलेबल होगा वो अपनी फैमिली के लिए। वो बाहर से अवेलेबल हो सकता है पर इंटरनली तो वो जूझ रहा है ना। और वही एनर्जी फिर वो धीरे धीरे करके नीचे की जनरेशन्स में दिखने लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के ग्रेट ग्रैंडफादर किसी वॉर्स में उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा, कि कोई वॉर हुई, कंट्रीज के बीच में वॉर हुई और उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे दूसरी कंट्री के लोगों को मारा, और वो मार के अब अपने घर आए हैं। एंड ही इज कैरिंग अ लॉट ऑफ गिल्ट टू हैव किल्ड लॉट मेनी पीपल। सो इट इज क्वाइट लाइकली कि उनके नीचे की जनरेशन का कोई बच्चा इस गिल्ट को पे करेगा। वो कैसे पे करेगा, वो अपने लिए स्टैंड ही नहीं ले पाएंगे, बड़े सबमिसिव फील करेंगे, कोई भी आएगा उनको डोमिनेट करके चले जाएगा। यू सी, बिल्कुल अपोजिट ऑफ व्हाट दादाजी और व्हाट ग्रेट ग्रैंडफादर डिड। सो दैट इज हाउ वी कैरी अ लॉट ऑफ ट्रॉमा। अब जरूरी नहीं है कि आप ये जो परपोता है अपने परदादा को मिला हो, पर ये जनरेशन के एनर्जी के माध्यम से, डीएनए के माध्यम से जब ये चीज नीचे ट्रैवल करी है तो कोई व्यक्ति उस चीज को कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करेगा, और इसे हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। तो हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज और ये सब जान के क्या इसके हल सॉल्यूशंस पे आ सकते हैं? लाइक जैसे आपने यही केस बोला अभी गिल्ट में, तो व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन फॉर दैट किड? देखिए, सबसे पहली बात इस चीज को रियलाइज करना ही कि I'm unconsciously I'm carrying the guilt of my, acceptance. Number 2, I honor that ancestor. ये वास्तव में श्राद्ध है। उनको ऑनर करना कि आपकी जर्नी में आपने बहुत स्ट्रगल किया, and I can see because of that struggle, because of your sacrifice, we all are alive. We are living our life beautifully, whichever way it is. चाहे हम स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे जो भी है, अगर उन्होंने वो सैक्रिफाइस नहीं किया होता तो आज आप भी फ्लरिश नहीं कर रहे होते, आप भी आज जी नहीं रहे होते। तो जब हम उनकी जर्नी को ऑनर करते हैं, उनकी स्टोरी को ऑनर करते हैं और एक हेल्दी सेपरेशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि आपके परदादा भी खुश नहीं होंगे ये देख के कि तुम भी उनकी तरह स्ट्रगल करो। दे आर नॉट गोइंग टू बी हैप्पी, दे विल ओनली बी हैप्पी इफ यू आर हैप्पियर, हेल्दियर देन देम। आप उनसे ज्यादा खुश जिए, है ना। अनकॉन्शियसली हम बहुत सारी लॉयल्टीज पिक करके चलते हैं। ये लॉयल्टी होती है कि अगर अरे मैं कैसे कार ले लूं 25 साल की उम्र में जब मेरे पापा के पास 50 इयर्स में आई थी कार, है ना। कैन यू सी दैट लॉयल्टी, अनकॉन्शियस लॉयल्टी, हम अपने पंख खुद ही काट देते हैं, है ना। तो ये जब हम उनको ऑनर करते हैं और अपने आप को सेपरेट करते हैं उनकी जर्नी से, एंड थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर रेगुलर वर्क करते हैं, जैसे मेडिटेट करते हैं, तो ऑब्वियसली आपको चेंजेस मिलती हैं। इससे मुझे वाइसा वर्सा भी क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे हमने हेल्दीली अपने एंसेस्टर का रिस्पेक्ट किया, उनसे सॉरी बोला या उनको ग्रैटिट्यूड दिया, क्या ये उनको उस प्लेन में कहीं ना कहीं शांति प्रदान करता है, क्या मुक्ति भी प्रदान करता है? ऑफ कोर्स। आर दे बाउंड बाय दैट थॉट? ऐसा भी होता है कि कहीं ना कहीं वो इस थॉट से या इस गिल्ट से बंधे हुए हैं? इट इज नॉट जस्ट दैट यू आर बाउंडिंग देम, समटाइम्स दे आल्सो गेट बाउंडेड बाय देयर ओन चॉइस। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एंसेस्टर को एक अनफुलफिल्ड डिजायर है, वो जब तक पूरी नहीं हो रही वो दे वोंट मूव एन इंच। तो उस चीज में भी हम जब किसी को कहते हैं कि दैट यू कैन नाउ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दीज थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ, हम उनको ये नहीं कह सकते शब्दों से नहीं, पर इंटरनली अगर हम उनसे कनेक्ट करें एनर्जी स्पेस में और उनको बड़ा प्यार भेजें तो they'll be able to move to light. ये थोड़ा सा मुझे ऐसे कन्फ्लिक्ट टाइप का लग रहा है कि हम एनर्जी प्लेन में भी डिजायर्स की बात कर रहे हैं, हमें तो लगा कि फिजिकल प्लेन में ही डिजायर्स की बात होती है। Everything is energy. Physical My words have energy. Your body is energy. मैं अगर बॉडी को माइक्रोस्कोपिक विजन के नीचे देखूं, मैं धीरे धीरे इसके अंदर जाता रहूं, इंटरनली आई विल सी इलेक्ट्रॉन एंड न्यूरॉन्स एंड प्रोटॉन्स। It's all energy.
बट देन उस प्लेन में डिजायर्स कैसे? डिजायर्स तो हम फिजिकल वर्ल्ड में, तो सम डिजायर इज होल्डिंग माय एंसेस्टर्स स्टिल बैक, लेकिन डिजायर्स तो हम कहते हैं हमारी मटेरियलिस्टिक ह्यूमन वर्ल्ड के लिए होते हैं, वहां पे भी डिजायर्स होती हैं। अब क्या होता है, हमें ये लगता है कि ये जो हड मास का शरीर है यही मेरा एक शरीर है ना, पर इसके अलावा भी हमारे शरीर होते हैं। जैसे देयर आर सेवरल सटल बॉडीज विच आर नॉट विजिबल बट दे आर। जब इसके अलावा जो हमारा शरीर, जैसे हम लेट्स से उसे हम कहते हैं एनर्जी बॉडी, प्राणमय कोश कहते हैं उसको, जब ये शरीर छूटता है तो ये शरीर में जो जो भी डिजायर्स पड़ी होती हैं वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती हैं प्राणमय कोश में, ऑटोमेटिकली, नेचुरली इट्स ट्रांसफरेंस, क्योंकि वो एक मेमोरी बैंक है जो आप नेक्स्ट लाइफ टाइम में लेकर जाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा ना, भगवान कृष्ण ने कहा कि जो आपके साथ लास्ट मोमेंट्स में होता है वो ट्रांसफर हो जाता है आपका नेक्स्ट स्टेज में। कैसे? इस ट्रांसफरेंस के माध्यम से, एनर्जी डिजायर्स के माध्यम से। तभी तो हमें ऋषि मुनि, बहुत सारे जो हमारे साधु संत हमें कहते हैं ना कि आप अपनी डिजायर्स को थोड़ा कम करो, है ना। हमें कहते हैं ना, इच्छाओं का द्वार थोड़ा कम रखो, दूसरों का जो दिल में आपने रोक के रखा उसको खाली करो, मन खाली करो, क्योंकि अगर ये खाली नहीं होगा तो ये नेक्स्ट लाइफ टाइम में कारण बन जाएगा आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी या नेक्स्ट पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने का, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम अपने केसेस में बहुत सारा देखते हैं कि जैसे अगर किसी की डेथ भूखमरी में हुई हो, यू नो, पॉवर्टी में हुई हो, दे डाइड आउट ऑफ स्टार्वेशन, नेक्स्ट लाइफ टाइम में दे आर फिल्थी रिच। Why? Because they died with the thought कि भगवान ऐसा जन्म नहीं चाहिए, अब तो मुझे रिच बन के पैदा होना है। So this is a desire. It has an energy. You know, physical body is not even 5% of our whole existence. Rest 95% is all energy, subtle energy and subtlest of energies. तो इस बात से फिर एक और इन्फरेंस निकलता है कि the moment, the day और the moment जब आपकी कोई डिजायर नहीं होगी तब आप मुक्त हो जाएंगे, because you don't have anything left for the next life. Absolutely. और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम डिजायर्स ना रखें, पर डिजायर से जो अटैचमेंट है उसको हमें कम करना है। जैसे आज एक डिजायर हो सकती है मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़े, है ना, पर अगर उस डिजायर के कारण मेरे दिन का सुख, चैन, नींद सब खो रहा है, दैट मीन्स आई एम अटैच्ड टू इट अ लॉट एंड दैट्स गोइंग टू बी द रीजन ऑफ माय सफरिंग। जहां पे मैं सफरिंग क्रिएट करूंगा फिर वही वो डिजायर्स, इच्छाएं और इच्छा को पैदा करेंगी। इच्छा रखना बुरी बात नहीं है, इच्छाओं में अटैच होके घुल के चलते जाना और उसको ही अपने जीवन का केंद्र बना लेना, दैट इज गोइंग टू बी प्रॉब्लमेटिक। यू कीप डूइंग योर वर्क at the same time, how? Okay, I want to have this worldly trip and I want to go for a world tour, मेरे को ये कार चाहिए, पर नहीं मिली तब तक रोने मत बैठो। आप अपना पुरुषार्थ करो, आप अपनी मेहनत करो, और जब आएगी तो देखेंगे। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। तो हितेश सर, नॉट एवरीवन गोज फॉर पास्ट लाइफ रिग्रेशन। बहुत लोग इस पॉइंट को अग्री भी नहीं करेंगे जाकर के, विच इज फेयर इनफ, क्योंकि मेरे ख्याल से इंसान का जीवन ही ऐसा है कि जो एक्सपीरियंस से सीखता है। कोई ना कोई आपका लाइफ में शायद कोई इंस्टेंस या ट्रिगर होगा जो आपका लाइफ का डायरेक्शन मोड़ेगा और तब आप समझेंगे। लेकिन ऑन अ वेरी मटेरियलिस्टिक प्लेन और इस फिजिकल फॉर्म में अगर किसी को अपनी हीलिंग जर्नी शुरू करनी है तो वो कैसे उसकी तरफ अपनी कदम बढ़ाए? व्हाट आर द फर्स्ट 5 स्टेप्स मिनिमम जो हर इंसान कर सकता है अपने लाइफ में टू लिव अ मोर फुलर लाइफ, कम से कम विजन की क्लैरिटी आए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एब्सोल्युटली आपने सही कहा है कि सबके लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं है, और हम सबको रेकमेंड भी नहीं करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन, लाइफ बिटवीन लाइफ रिग्रेशंस, क्योंकि ये माध्यम है। माध्यम और भी हो सकते हैं, जैसे माध्यम, सबसे बड़ा माध्यम मैं आपको कहूंगा, ब्रिंग मेडिटेशन इन योर लाइफ। मेडिटेट करना सीखें, मेडिटेट करें। एक चीज और बड़ा सिंपल है, इसमें कोई मेडिटेशन बड़ा आसान है, इसमें कोई रिलीजन एस्पेक्ट नहीं है, कोई चांटिंग नहीं है। यू कैन जस्ट विटनेस योर नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ। सबसे आसान तरीका मेडिटेशन अपनी जीवन में लेकर। अगर आप कोई और मेडिटेशन को फॉलो करते हैं आप जरूर करिए, पर उसको अपने जीवन में इंटीग्रेट करें, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? अपने जीवन में एक बेसिक अपने साथ एक गांठ बांध ले कि मैं अपने जीवन की किसी भी चीज के बारे में कंप्लेंट नहीं करूंगा। आसान शब्द करना थोड़ा मुश्किल। हाँ, क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट साथ साथ होते हैं। अगर मेरे जीवन में किसी चीज का इफेक्ट मुझे दिख रहा है, भले ही वो रिश्ते में हो, हेल्थ में हो, मेरी पर्सनल सिचुएशन में हो, उसका कॉज भी मेरे पास ही है।
वो मुझे नहीं पता, वो बात अलग है ना। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि अरे मैंने तो अपने जीवन में मक्खी भी नहीं मारी, पर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि आप सिर्फ इसी जन्म को अपने में अपने आप को इसी जन्म से देख रहे हैं। बट यू आर अ सोल, यू हैव ट्रैवल्ड सो मेनी लाइफ टाइम्स। तो कॉज कहीं भी हो सकता है। अगर आपको कॉज नहीं पता, डज नॉट मैटर, पर ये याद रखें कि अगर मेरी लाइफ में ये इश्यू हो रहा है, ये मेरे कारण हो रहा है, किसी और के कारण नहीं है। अगले तो आके उसको ट्रिगर कर रहे हैं ताकि मैं उसको ओवरकम करके आगे बढ़ पाऊं। तो कंप्लेंट करना बंद कर दें कि जो हो रहा है ठीक है, एक्सेप्ट करें। हम पंजाबी में जैसे कहते हैं, तेरा पाना मीठा लागे, यानी कि वॉट एवर यू ऑफर्ड इट्स स्वीट, इसको आप लेके बैठे। तीसरा, नो गिल्ट, नो कंप्लेंट, नो गिल्ट। गिल्ट भी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम गिल्टी होकर करते हैं। अरे मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। हम बार बार उन्हीं चीजों पे गिल्टी होकर अपने आप को डिमीन करते रहते हैं, अपना पोटेंशियल कम करते रहते हैं। कोई मुझे प्यार नहीं करता, मेरे को ये करना पड़ता। डोंट बी सो गिल्टी, बिकॉज गिल्टी होके आपको कोई भी देखने नहीं लगेगा। अगर आप ही अपने आप को गिल्टी देखेंगे तो दुनिया भी आपको यही और बनाएगी। यू नो, वर्ल्ड इज अ मिरर। हाउ यू लुक एट योरसेल्फ, द वर्ल्ड इज गोइंग टू लुक एट यू इन द सेम वे। सो गिल्टी नहीं होना है, क्योंकि डिवाइन आपके अंदर बैठा है ना। अगर मिस्टेक हो गई, दैट्स परफेक्टली ओके। मिस्टेक से ही हम सीखते हैं। वी आर ऑल लर्नर्स हियर। सो मेडिटेशन, नो कंप्लेंट, नो गिल्ट। फोर्थ वन, टेक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। कैसे? अपने एक्शंस को कॉन्शियसली पिक करें। हर तरह के एक्शन, चाहे वो आपके रहने में हो, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, टेक ऑल एक्शंस कॉन्शियसली। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। आपको अगर अपनी लाइफ में चेंज चाहिए तो उसकी मेहनत आपको करनी होगी। ये नहीं सोच सकते कि आज मेरी पत्नी ठीक हो जाए तो मेरा जीवन सुधर जाएगा। नहीं, आपको उसका पुरुषार्थ करना होगा। सो वी हैव मेडिटेशन, नो कंप्लेंट, नो गिल्ट, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड फिफ्थ वन, some bit of discipline in life. I thought that would be the first one. जब मेडिटेशन आ जाएगा ना, तो ये फिफ्थ वाला अपने आप आ जाएगा। Some bit of discipline. जैसे हम सुबह कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, खाने में क्या क्या हमारी ऑप्शंस हैं, चूज हेल्दी। यू नो, छोटे छोटे अगर आप चेंजेस अपनी लाइफ में लाना शुरू करें, विच आर डिसिप्लिनरी थिंग्स, यू नो, आप अपने लाइफ की जो डे का रूटीन है उसके अंदर थोड़ा सा अगर कोई एक डिसिप्लिन डालते हैं, थोड़ी अप्रोच रखते हैं, रिदम भी रहे और थोड़ा एक डिसिप्लिन भी रहे, उससे भी हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। सो दीज आर द 5 थिंग्स आई थिंक 5 अपने की वेज ऑफ लिविंग लाइफ बताया यहाँ पे। मैं इनको मंत्रास तो क्या बोलूंगी, मैं इनका दीज आर द वेज जो हम एज ओल्ड सुनते आ रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ ही इस तरीके से जीनी चाहिए एंड थिंग्स फॉल इनटू प्लेस। जो आपने बोला है ना, मुझे हमेशा से लगता है कि हमारी स्कूलिंग में ये चीज़ें कहीं ना कहीं पे बहुत छोटे से ही इंट्रोड्यूस हो जानी चाहिए। आज आप बात कर रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ, इतने केसेस आ रहे हैं, स्ट्रेस के आ रहे हैं, पीपल फेसिंग इश्यूज इन देयर लाइफ या छोटी चीज़ों से डील नहीं कर पा रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं अगर बचपन में स्कूल में डील की जाए तो शायद ये स्टेज ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। आई फील दैट एजुकेशन सिस्टम नीड्स टू बी रिवैम्प्ड, और ये मैंने बहुत अलग अलग जगह पे प्लेटफॉर्म्स पे बोला भी है जाकर के। येस, फैमिली डेफिनेटली प्लेज इट्स रोल, लेकिन जहाँ हम एक इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, एक इंस्टीट्यूशन उसको एज अ गाइडलाइन, एज अ प्रोसेस बना करके फैलाती है, वही शायद एक इंस्टीट्यूशन का काम होता है। तो जहाँ पे एक छोटा सा नर्सरी, LKG या फर्स्ट के बच्चे को ही मेडिटेशन करना सिखा दिया गया होगा, मुझे लगता नहीं कि उसको 20 साल में बताना भी पड़ेगा कि मेडिटेशन कैसे करते हैं। एब्सोल्युटली। Maybe if the thought is बिल्कुल बिल्कुल, आजकल की नीड है आई थिंक, एंड वेरी मच, यू नो, अगर हम बच्चे को ही बॉडी, माइंड और अपने इमोशंस को अलाइन करना सिखाएं, आई थिंक वी कैन गो अ लॉन्ग वे एंड this can be a great evolution for the masses. Absolutely. Yes. I mean, मेरे ख्याल से पूरा स्ट्रैटेजी ही बदल जाएगा जाकर। सर, एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट एक और है जहाँ पे मैं बात करूंगी। आपने 5 बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात की, इन सारी चीजों में फॉरगिवनेस कहाँ पर है जी? हाउ डज दिस वर्क? आई हैव हर्ड अ लॉट कि माफ कर दो, लेट गो कर दो और जिंदगी अच्छी हो जाएगी, लेकिन कई चीजें ऐसी होती है जो माफी के लायक ही नहीं होती।
आप नहीं माफ कर सकते, हमारा जुडिशरी भी उसको माफ नहीं करेगा। सम थिंग्स आर कैनॉट, तो उससे कैसे बाहर निकलें। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जो माफी के लायक नहीं है और आप में बहुत गुस्सा भी होता है उनके प्रति। तो where does forgiveness come into play on this? देखिए, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि forgive करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। Of course we cannot, a human cannot be compared with the judicial system because judicial system का अपना एक धर्म है and उसका धर्म क्या है कि एक sanity को बना के रखना, एक civilized economies कैसे रहती हैं उसको maintain करके रखना by way of law and order। तो वो गवर्नेंस के अंदर है। पर अगर हम अपने ह्यूमन सिस्टम की बात करें, यहाँ की बात करें, आप किसी को फॉरगिव नहीं कर सकते। पहले तो मैं ज़्यादा इस थॉट पे ज़्यादा जाता भी नहीं हूँ कि आपको फॉरगिव करना ज़रूरी है। आई वुड रिप्लेस इट विद एक्सेप्टेंस एंड एक्नॉलेजमेंट। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है कि मैं किसी को फॉरगिव नहीं करूँगा, है ना। तो जब आप ये कहते हैं तो आप दूसरे से बड़ा बनने की कोशिश करते हैं। So not giving a forgiveness also boosts your ego. So it's not going to work for you. It's going to be a very, very futile process. Number one. Number two, rather than getting into this forgiveness, if I acknowledge and I accept that yes, this happened and it has hurt me. Okay. If it has hurt me, ठीक है, and it is taking time from me to to process, मेरे को समय लग रहा है इस चीज को प्रोसेस करने में। What are you doing? You are actually acknowledging the hurt that you have got. क्योंकि जब हम किसी को forgive नहीं करते हैं ना, दूसरे को तो पता भी नहीं है कि मुझे forgive नहीं किया, पर उसका जो emotional imbalance हमारे अंदर create होता है, that's where the whole problem comes. And since I said that the fourth rule is that you have to take the self responsibility, तो बाहर तो छोड़िए, अपने अंदर का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ना। हम अपने अंदर जो इमोशनल टर्मोइल क्रिएट कर रहे हैं दूसरों को लेट गो ना करके, उससे क्या हो रहा है, मेरा नींद खो रही है, मेरा स्ट्रेस बढ़ रहा है, मेरे अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर ट्रबल हो रही हैं। तो उसका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है ना, उसके लिए मुझे इस चीज़ को देखना चाहिए। और उसका सबसे बड़ा रोल क्या हो सकता है, जब हम अपनी पेन को एक्नॉलेज करें कि मुझे पेन हुआ। ये नहीं कि मुझे पेन हुआ ही नहीं, ये बड़ा सुपरफिशियल है। पेन हुआ, भगवान शंकर ने जब सती माता को खोया तो उनके भी आंसू निकले, ही एक्नॉलेज्ड दैट। सो हम तो फिर किस खेत की मूली है, हमें भी एक्नॉलेज करना है। पेन को जैसे ही हम एक्नॉलेज करते हैं तो क्या होता है, लेटिंग गो आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। और यही हम कहते हैं forgiving yourself. जब आप अपनी पेन को एक्नॉलेज करने लगते हैं और आप अपने आप को कहते हैं आई वेंट थ्रू दिस, आई नो, बट आई फोकस ऑन व्हाट हैव आई लर्नड रादर देन व्हाट हैव आई गॉन थ्रू, एंड आई फोकस ऑन व्हाट इज माई लर्निंग। तो क्या होता है, हमारे अंदर खुद के प्रति भी फॉरगिवनेस, जो एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेजमेंट जो हम कह रहे हैं, वो ग्रो होने लगती है। सो दैट्स हाउ वी बिकम फुल सर्कल, रादर देन wanting to forgive someone, और मैं तुझे माफ नहीं करूंगी और तू मुझे माफ नहीं करेगा। Let's not get into that. People are a reflection of you. अगर आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आप खुद को माफ नहीं किए हैं। It's as simple as that. तो अपने आप को माफ करिए। अपने अंदर जो ये लाइट, डार्क, all sides of emotions that you carry, you have to acknowledge that. अपना रफ पार्ट भी और अपना स्मूथ पार्ट भी, दोनों को एक्नॉलेज करना जरूरी है। Great. I mean, there's a new way to look at forgiveness, कि अपने आप को forgive करना है and the things outside will be sorted on their own. Absolutely. आज अगर मैं सोचूं या कोई इंसान सोचे कि नहीं, मुझे इस चीज से रिड होना है, मुझे सिर्फ अपने आप को इससे फ्री नहीं करना, मैं अपनी पूरी लीनियज को इससे फ्री करूंगी, can the pattern be break? Of course. And you start a new cycle altogether. Yes, of course, the pattern can be broken. And can one person just do it? Age old, पूरे एंसेस्ट्रल, मैं बहुत बड़े टर्म्स में बात कर रही हूँ कि आपने अपने पूरे एंसेस्टर लीनियज को फ्री कर दिया जो भी था, क्या वो पॉसिबल है? जी, तो देखिए, डेफिनेटली द पैटर्न्स कैन बी ब्रोकन, राइट? एंड हाउ? बिकॉज एज यू सेड, वन पर्सन इज विलिंग, एवरीथिंग चेंजेस। आज मुझे अगर कुछ काम करना और मैं उसके लिए कह दूं आई एम रेडी फुली, then the whole universe will conspire to get me those things done. So that's number one. ठीक है। दूसरा क्या होता है, जब आप खुद पे काम करते हैं, your interaction with others will also change.
जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हील योर रिलेशनशिप विद योर मदर फादर, योर इंटरेक्शन विद योर किड्स इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज. इट्स क्वाइट सिंपल, है ना. जब मैंने ऊपर से अपना हील किया, जब मैं भी मदर फादर बनता हूँ, मेरा भी मेरे बच्चों के साथ हील होना शुरू होगा, है ना. तो क्या होता है, जब हम अपने ऊपर काम करते हैं तो उसका जो इफेक्ट्स होते हैं, रिपल इफेक्ट्स होते हैं, आसपास जाएंगे ही जाएंगे. Wherever you will go, it is going to touch that. It's like being a Midas touch. है ना. हम कहते हैं ना, संतों महापुरुषों की कंपनी में बैठ के हमारा भी ऑरा शांत हो जाता है. कैसे हो जाता है? क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर इतना काम कर लिया कि जहां वो जाते हैं, they carry their peace. They pull people into their peace rather than being pulled into their pain. आपका अपने साथ इंटरेक्शन अच्छा हुआ तो ऑब्वियसली फिर आपकी जनरेशंस में भी वो आने लगेगा. एंड यू बिकम द वन who breaks the previous patterns. जैसे पहले जो कंडीशनिंग थी उसको ब्रेक करते हुए जब आप नई कंडीशनिंग से, नए बिलीफ सिस्टम से अपनी लाइफ जियोगे तो बच्चे भी ब्रेक कर देंगे उसको. आपके नीचे की जनरेशंस भी उसको ब्रेक कर देगी, क्योंकि आपने एक नई चीज उनको दी. यू नो, आपको जो पेरेंटिंग मिली, आपने वो ना देख के उससे बेटर करने की, मम्मी पापा के प्रति रेवरेंस रख के जो आपके पास है उससे बेस्ट करने की कोशिश की. आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, यू बिकम एन एग्जाम्पल फॉर देम एंड दैट्स हाउ दे लर्न एंड द चेंज चेंजेस. इट्स लाइक दैट्स हाउ यू आर सिटिंग एट अ वेरी क्रूशियल प्लेस, ईच वन ऑफ अस. अगर हम चेंज हो जाते हैं तो जहां जहां हम इंटरेक्ट करेंगे वहां पे वो चेंज इफेक्ट्स ही जाएंगे. वो हमारी एंसेस्ट्रल हीलिंग भी कर देता है. बिल्कुल बिल्कुल. पीछे पास्ट लाइफ में भी सबको हील कर देता है. वो वेटिंग फॉर दैट समवन टू कम एंड रिलीज देम. देखिए, प्रोबेबली हीलिंग, अगर मैं इन सब एस्पेक्ट्स पे बात करूं, व्हाट मैटर्स इज हीलिंग इज मोर अबाउट टू बी इन अवेयरनेस ऑफ द प्रेजेंट. दैट इज हीलिंग. तो ऑब्वियसली आप किसी भी माध्यम से बात करें, पास्ट लाइफ, इनर चाइल्ड, यू नो, एंसेस्ट्रल वर्क, व्हाटएवर, ऑल दीज टूल्स help you to live in your present better, but it doesn't mean they are the only tools. Some of them, you know, it could be something else. जब आप वर्तमान में अच्छे से जीना सीख लिए तो पास्ट का जो भूत है आपको चेज करना ऑटोमेटिकली बंद कर देगा, क्योंकि आप उससे सीख चुके हैं और आपको अपने अंदर पता है कि ये पास्ट था, मैं पास्ट को क्यों रिपीट करूं. आई कैन लिव फ्रॉम अ न्यू मोमेंट. यू नो, हम क्या होता है, 5 साल पहले किसी ने मुझे थप्पड़ मारा, मैं रोज 5 साल से उसको याद करके रोज थप्पड़ खाता हूं. सो वी आर नॉट एबल टू सेपरेट बिकॉज अवेयरनेस इज नॉट देयर, बिकॉज वी हैव नॉट एक्नॉलेज्ड आवर पेन. तो जब हम ये करने लगते हैं, अपनी पेन को एक्नॉलेज करते हैं, हाँ उसने मुझे ऐसे किया तो मुझे दर्द हुआ, वो एक्नॉलेज करते ही एक बैरियर बन जाता है कि पास्ट इज ओवर नाउ. It's a new life. I have to live in the present moment now. I have to take responsibility of my actions. How do I treat him despite of giving me that? So it speaks about me. If I take care of this, बाकी फिर सब अपने आप होने लगेगा. So awareness, healing हमें awareness सिखाती है. Healing हमें सिखाती है कि we have to live in the present with our full potential. बहुत ही ब्यूटीफुल बात कही आपने हितेश जी. मतलब ये सुन के ही अच्छा लग रहा है कि पैटर्न्स ब्रेक किए जा सकते हैं एंड यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ अहेड एंड व्हिच हैज गॉन एज वेल. ये अपने जनरेशंस बिलो एंड द जनरेशंस बिलो, मतलब ये थॉट ही कितना पीस देता है कि आप वो बन सकते हो जो चेन को ब्रेक कर दे एंड स्टार्ट्स अ न्यू लाइफ ऑल टुगेदर फॉर नॉट ओनली फॉर यू, for generations to come. Absolutely. On this beautiful note, I'll end this podcast. Hitesh, thank you so much for being with us. Thank you, Smriti ji. Thank you. It was lovely talking to you.